हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान पोर्टल। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर थर्ड यानी कि जीन पियाजे का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ कारकों को, कुछ फैक्टर्स को जो विकास पर प्रभाव डालती है, और कुछ प्रिंसिपल्स को देखा था। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लीज फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन है, और इसमें हम लोग स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं जीन पियाजे के बारे में। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, मैं इस पार्ट में भी कर रही हूँ। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मेंटली डेवलपमेंट का वो बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के बाद उन्होंने जिस विचारों को दिए उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने अपने बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट किया। उनका कहना था कि विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है और बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, उन्हें सिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये इनका फिलॉसफी था। तो चलिए अब इनके स्टेजेस के बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग स्टेजेस को देखते हैं, कौन कौन से स्टेज हैं इनकी। इन्होंने 4 स्टेज दिया था डेवलपमेंट के। इन 4 स्टेजेस के अंदर ही उन्होंने पूरे इंडिविजुअल को डिफाइन किया है कि पार्टिकुलर स्टेज में उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये 4 स्टेज हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स, फॉर्मल ऑपरेशन 11 प्लस ईयर्स जो होता है 11 साल के बाद की जो भी होते हैं बच्चे वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आते हैं। सेंसरी मोटर मीन्स की संवेदी पेशी अवस्था। प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक। और ये फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, ये 4 स्टेज है। ये 2 स्टेज को हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे और ये कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल को थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब बारी बारी से इन सारी स्टेजेस को अब देखते हैं। अब हम लोग करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स, इसे हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। ये पहला स्टेज है। अब हम लोग इसकी विशेषताएं तथा एस्पेक्ट्स को देखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, जीन पियाजे से क्वेश्चंस रहते ही हैं, मीन्स इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीडीपी का, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था 0 से 2 साल के तक के ही होते हैं। इतना छोटा बच्चा होता है कि वो अपने केयर गिवर यानी कि जो उसका ख्याल रखने वाला होता है उसी को अपनी दुनिया समझता है। बेसिकली इस एज में बच्चा फैमिली सेंटर्ड होता है, सोशलाइज्ड तो होता नहीं है। तो उसकी जितनी भी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं होती है, आई मीन जो भी वो एक्शन करता है या जो रिएक्शन करता है घर के आसपास ही चलते रहती है। तो इनके क्या क्या फीचर्स है इसको अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो पहला है सर्कुलर रिएक्शन, मीन्स की चक्रीय प्रतिक्रियाएं। ठीक है, जब हम चक्रीय प्रतिक्रियाएं की बात करते हैं तो एक सर्कुलर चीज की बात करते हैं। जैसे कि मान लो एक ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, आप जैसे कि मान लो आप यहाँ से कोई काम शुरू किए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। मीन्स कि आप यहाँ से यहाँ आए और एक ही डायरेक्शन में फिर वापस आप पहुँच गए। यानी कि कहीं ना कहीं एक एक्शन को स्टार्ट किया फिर से उसी एक्शन पर आ गए, यानी कि चीज़ें इसमें रिपीट होती है। ठीक है, तो इसमें एक और टर्म की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि द circular reaction provides a special means of adapting their first scheme। तो फर्स्ट स्कीम
कि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, तो मीन्स कि बच्चों की जो पहली प्रतिक्रिया इस स्टेज में बन जाती है, जो सर्कुलर रिएक्शन होती है, इनको एक विशेष साधन प्रदान करती है, ठीक है, ताकि उन प्रतिक्रियाओं को अपना सके। इसको सर्कुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ किसी न किसी रिएक्शन का या बिहेवियर का रिपीटेशन होते रहता है। जैसे कि कोई 4 से 6 महीने का बच्चा है, उसने सडनली कोई सामान गिरा दिया, जैसे कोई टॉयज को गिरा दिया, और उससे जो साउंड निकली वो सपोज बच्चों को अच्छा लगा, तो बच्चा बार बार ये रिपीट करेगा। या कह सकते हैं कि बच्चा बार बार अपने अंगूठों को मुंह में ले जाता है, तो उसे ये अच्छा लगता है, तो यह भी एक बार बार होने वाला रिएक्शन है। इस एज में बच्चा ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है, तो उसे जो मिलता है उससे वो बार बार एक्टिविटी करते रहता है, ठीक है। तो अब दूसरा फीचर्स है कोऑर्डिनेटिंग सेंसेशन एंड न्यू स्कीम, ठीक। मतलब जब उसकी नई स्कीम बनती जाती है, जैसे उसने टॉय को गिरा दी, तो उसे पता चलता है कि इस टॉय से आवाज़ निकलती है, तो उसने एक नई स्कीम बना ली कि जब भी अब टॉय गिरेगा तो उससे एक साउंड निकलेगी। तो उसने अपने सेंसेस का भी इसमें यूज करना शुरू कर दिया। वो अपना दिमाग तो जरूर लगाता है कि हाँ भाई चलो ये खिलौना गिरेगा तो इससे आवाज़ निकलेगी, चाहे हम इसको पटकेंगे तो इससे एक अलग तरह की साउंड निकलेगी। तो इससे मतलब क्या होता है कि इसमें उसने अपने इंद्रियों को और अपने जो न्यू स्कीम है वो सबको मिला दिया। अब है थर्ड वन, रिपीटेशन ऑफ प्लेजरेबल एक्शंस, ओके। यानी कि जिस एक्टिविटी में बच्चे को खुशी मिल रही है तो वो इस चीज को रिपीट करेगा, इसलिए इसे सर्कुलर रिएक्शन का नाम देते हैं। अब है फोर्थ वन, इंटेंशनल और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है। मीन्स कि जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है तो बच्चा थोड़ा बहुत गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए अभी कि उसने टॉय को गिराया, आवाज़ निकली, ठीक है, तो उसे मज़ा आया, तो उसका गोल है कि अपने प्लेजर को प्राप्त करना, तो वो टॉय को फिर से गिराएगा और बार बार उसे रिपीट करेगा। लेकिन जब बच्चा 8 से 10 महीने का होगा तो वह जो भी एक्शन करेगा कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण होगा, एक इंटेंशन होगा, तो वह बार बार रिपीट भी करेगा उसको। तो इसके अंदर है एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेटिंग स्कीम्स डेलिबरेटली टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स, यानी कि जानबूझकर वो सरल योजनाओं को हल करने के लिए योजनाओं का समन्वय करेगा, यह उसका गोल है, ठीक है। वो गोल ओरिएंटेड हो इस एज में थोड़ा बहुत हो होना शुरू हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट है, पियाजे रिगार्डेड दीज बिहेवियर्स मीन इंड एक्शन, मीन इंड एक्शन सीक्वेंसेज एज अ फाउंडेशन फॉर ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स कि पियाजे जो है मतलब मीन इंड एक्शन यानी माध्यम अंत क्रियाओं को सभी समस्या को सुलझाने के लिए एक आधार माना। तो अब हम लोग देखते हैं कि मीन इंड एक्शन क्या है। तो मीन इंड एक्शन मीन्स एक मीन होगा, फिर उससे आप इंड की तरफ जाएंगे, तो यह आपका एक्शन होगा। इसको माध्यम अंत क्रिया या प्रक्रिया कह सकते हैं। पियाजे का कहना था कि बच्चा इस स्टेज में जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी यहीं से बच्चों में शुरू हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, बच्चा अपने आप में एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिव ऑफ नॉलेज है, क्योंकि वो खुद अपने नॉलेज को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कोई भी बच्चा बचपन से ही गोल ओरिएंटेड होता है। तो पियाजे का मानना भी था कि बच्चे जो हैं अपने आप सीखते हैं, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मीन्स की वस्तु अस्थायित्व। यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा कौन से स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस शो करता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स में शो करता है। मीन्स तो अब ये देखते हैं, दे कम टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स होता है वस्तु अस्थायित्व। तो सपोज जब बच्चा 8 से 10 महीने से ऊपर का होता है तो हम एक बॉल उसे देते हैं, फिर उसी के सामने कहीं छुपा देते हैं,
तो वो समझ सकता है कि बॉल गायब नहीं हुआ है, उसे छुपा दिया गया है और सर्च करने लगता है। लेकिन जब बच्चा 8 महीने से छोटा होता है, अगर उसके सामने कोई चीज या बॉल छुपाते हैं तो उसे लगता है कि बॉल सामने था ही नहीं। ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो सीन है कि वस्तु गायब नहीं हुआ है, यहीं कहीं छुपा दिया गया है, इसी स्टेज में आती है। अब देख रहे हैं मेक बिलीव प्ले। मीन्स बच्चे दिन भर में ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो बिल्कुल काल्पनिक होती है। आप छोटे बच्चे को देखते होंगे कि दिन भर में वे कुछ ना कुछ करते रहते हैं और इमेजिन करते रहते हैं। जैसे कि बच्चे किसी को भी घर में मोबाइल से बात करते हुए देखता है तो वो उसी की तरह एक्ट करने लग जाता है, और उसे कुछ भी मिलता है उसे मोबाइल समझकर बात करने लगता है। बच्चे के लिए तो कोई भी सामान रियल लगता है, लेकिन हमें पता होता है कि इमेजनरी है। और ऐसा एक्टिविटी मीन्स इसी टाइप की एक्टिविटी बच्चे हमेशा करते रहते हैं। दे एक्ट आउट एवरी डे एंड इमेजनरी एक्टिविटी। तो बच्चे वही है कि काल्पनिक एक्टिविटी करते रहते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो उसे करके आपको दिखा देंगे। मेंटल सिंबल्स हैव बिकम मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ थिंकिंग। मीन्स कि मानसिक प्रतीक जो होते हैं सोच के प्रमुख साधन बन जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल सिंबल की जो मैं अभी बात की वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। इस मेंटल रिप्रेजेंटेशन के भी दो रूप होते हैं। ये पहला इमेजेस के रूप में और दूसरा है कंसेप्ट के रूप में। ठीक है, तो आपके दिमाग में किसी न किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पिक्चर्स की या किसी इंसान की जो इमेज बनती है उसको मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है इमेजेज का। इमेज मेंटल पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड स्पेस। इमेजेस का यानी कि मेंटल पिक्चर जो होती है आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट्स की, लोगों की या स्पेसेस की, स्थान के बारे में जो मेंटल इमेज होती है बच्चों के अंदर मीन्स सेंसरी मोटर चाइल्ड के अंदर, ये सब मेंटल इमेज होती है। अब है कॉन्सेप्ट। कैटेगरीज इन विच सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। इस स्टेज में छोटी छोटी इमेजेस बच्चों के अंदर शुरू हो जाती है। ठीक है, और कंसेप्ट में आपको वो आएगी जो भी अवधारणाएं होती है। ठीक है, ऐसी कैटेगरी जिनके अंदर इमेजेज, ऑब्जेक्ट या घटनाएं आती है। तो यही है इमेजेज एंड कॉन्सेप्ट, जो दो ग्रुप होते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन के, वो बच्चे के अंदर आते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सब स्टेजेज ऑफ सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर तो फर्स्ट स्टेज है पियाजे थ्योरी का, और इसके भी कुछ सब स्टेजेज है, उसको हम लोग देखेंगे। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है रिफ्लेक्सिव स्कीम। 1 मंथ का जो बच्चा होता है, 1 महीने का होता है, तब रिफ्लेक्सिव स्कीम होता है। सेकेंड है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 to 4 मंथ, यानी कि 1 से 4 साल, 1 से 4 महीने का जो बच्चा होता है उसे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में रखते हैं। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 to 8 मंथ। फोर्थ वन कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 8 to 12 मंथ। मीन्स कि जब बच्चा 1 साल तक का हो जाता है, 8 से 12 महीने का जो बच्चा होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर आता है। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन 12 to 18 मंथ। मीन्स कि जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन 18 to 24 मंथ। मीन्स कि 2 साल तक का, यानी कि 18 to 24, 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज के एंड में, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज के एंड में ये जो होता है बच्चों की मेंटल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी क्लियर होने लगती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट्स की या जगह के बारे में अपने अंदर एक मेंटल इमेज बना लेते हैं। तो वही है, अब इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अब हम लोग सभी सब स्टेजेस को बारी बारी से डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव स्कीम। जब बच्चा 1 मंथ का होता है, जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है मीन्स जन्म से 1 महीने का होता है, तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम ताली बजाते हैं तो वो अपनी आंखों को झपकाता है। तो बस यही है कि 1 मंथ का जब बच्चा होता है तो हमारे एक्टिविटी को अपने रिफ्लेक्शन के द्वारा शो करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भी है न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस।
अब सेकेंड वन है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जब बच्चा 1 to 4 मंथ का होता है, ठीक है, मीन्स कि अराउंड इन्फेंट्स ओन बॉडी। इस स्टेज में बच्चा अपने शरीर के साथ सर्कुलर रिएक्शन करता है, मीन्स अपने बॉडी पर ही केंद्रित होता है, जैसे अपने अंगूठों को चूसना, अपने हाथों को पटकना। थर्ड वन है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जब बच्चा 4 to 8 मंथ का होता है, मीन्स एक्शंस एम्ड एट रिपीटिंग इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स इन द सराउंडिंग्स। मीन्स पहले तक बच्चा अपने शरीर के साथ एक्टिविटी करता था, लेकिन अब बच्चे का ध्यान आसपास के सराउंडिंग में भी जाता है, जैसे टॉयज के साथ एक्टिविटी करना इस एज से स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो बच्चा सिर्फ अपने बॉडी पर केंद्रित था, लेकिन अब आसपास के इन्वायरमेंट में भी अब उसे कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिससे वह सर्कुलर रिएक्शन कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 ईयर्स के बीच के होता है, तो हिंदी में हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज किया था। अब प्री ऑपरेशनल कर रहे हैं, इसके भी कुछ फीचर्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उन सारी फीचर्स को बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है सेमियोटिक फंक्शन, मीन्स लाक्षणिक कार्य। मीन्स यह बच्चों के लिए लैंग्वेज का फाउंडेशन स्टेज है। यहाँ बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले बच्चा कुछ सिम्बॉल्स देना स्टार्ट कर देता है। वो इस तरह का फंक्शंस करता है जो दिखा देता है कि वह अब इस स्टेज में आ गया है कि बच्चा लैंग्वेज को सीखने लगेगा। वो कुछ जेस्चर्स दिखाना शुरू कर देता है, साइन दिखाने लगता है, साउंड्स का मीनिंग निकालने लगता है, तो यह इसी को सेमियोटिक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड बाय के लिए बच्चा हाथ हिलाता है, अगर आप उसको गुड बाय करते हैं तो, और बच्चा पेंट करने की कोशिश करेगा, तो यह भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का अर्ली साइन हो सकते हैं। जेस्चर्स का एग्जांपल ले तो एक और एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम लोग को बच्चा चाय पीते देखता है तो बच्चा भी खाली कप से चाय पीने का एक्टिंग करने लगता है। वो बोल नहीं पाता, सिर्फ अपने जेस्चर से कम्युनिकेट करता है। तो यह कहना चाह रहा है कि उसे भी भूख लगी है, उसे भी चाय चाहिए, पानी चाहिए या दूध चाहिए। तो वो अपने वो जेस्चर से, साइन से, साउंड से एंड वर्ड से अपनी बातों को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेट करता है। अब सेकेंड फीचर डुअल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स दोहरी प्रतिनिधित्व। इसमें बच्चा दो तरह की चीज़ें करता है, जैसे कि एक सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट को सिंबल के रूप में स्वीकार करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा को, जैसे कि ड्रूम स्टिक है, तो डंडे वाली झाड़ू होती है, उसको बच्चा झाड़ू की तरह भी यूज करेगा, और इस पे वो घोड़ा बनाकर उस पर चढ़ने की भी कोशिश करेगा। और दूसरी एग्जांपल ले तो जैसे कि कैप है, कैप टोपी को बच्चा टोपी की तरह भी यूज करेगा, और साथ में उसको टोकरी बनाकर उसमें सामान भी रखेगा। तो मीन्स हम देखते हैं कि बच्चा जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है उसका रियल यूज भी कर रहा है, और इन्हीं चीज़ों को बच्चा एक सिंबल के रूप में भी यूज कर रहा है और डिफरेंट एक्शन करने की कोशिश करता है। इसके कुछ पॉइंट हैं। व्यूइंग अ सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट एज बोथ इन इट्स ओन राइट एंड अ सिंबल। ठीक है, अभी जैसे मैं डिस्कस की कि बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके सिंबल के रूप में भी यूज करेगा, और उसका जो रियल यूज होता है उसमें भी उसको यूज करेगा। जैसे कि अभी ब्रूम स्टिक, डंडे वाली झाड़ू और कैप का एग्जाम्पल ली। अब सेकेंड पॉइंट है, बाय द एज ऑफ 4 चिल्ड्रन फ्लेक्सिबली realize that an ambiguous drawing such as a circular shape can serve as a symbol for more than one object such as a balloon or a lollipop। मीन्स कि जब बच्चा 4 साल का हो जाता है, तो अगर उसके सामने कोई ड्राइंग आती है जो सर्कुलर शेप का है, तो बच्चा समझ जाता है कि इसे एक सिंबल के रूप में भी यूज किया जा सकता है। या इसी सर्कुलर शेप में सीधा एक स्टिक लगा देंगे तो ये लॉलीपॉप भी बन जाएगी, या कुछ और भी बच्चा इसे बना सकता है, जैसे कि बैलून भी बना सकता है। अगर इसमें सर्कुलर शेप में एक स्टिक लगा देते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने धागे बांध रखी है। तो बच्चा इस एज में एक सिंबल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है।
अब देख रहे हैं थर्ड फीचर्स, इनएबिलिटी टू कंजर्व मीन्स संरक्षण करने में असमर्थता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और they cannot understand that certain physical characteristics of object remain the same even when their outward appearance changes। इस स्टेज में बच्चा कंजर्व नहीं कर पाता है। कंजर्वेशन मीन्स कि कोई भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वैसी ही रहती है जब तक भले ही हम लोग उसकी बाहरी उपस्थिति मीन्स आउटवर्ड अपीयरेंस को कितना भी चेंज करें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों के सामने हमने गूथा हुआ आटा लिया और उससे एक छोटी छोटी गोलियां बनाई और तो फिर उससे पूछेंगे कि अब आटा ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, तो यहाँ पर बच्चा बोलेगा कि आटा कम हो गया, क्योंकि पूरे आटे को नहीं देख पा रहा है कि हमने इसी आटे से ये गोलियां बनाई है। ठीक है, बच्चा ये नहीं देख पाता है कि आटे की क्वांटिटी उतनी ही है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन की कमी होती है। अगर दूसरी एग्जांपल ले तो एक जैसे कि यहाँ पे एक ग्लास है, ये कटोरी है। ठीक है, तो एक ग्लास में पानी लेते हैं जिसका रेडियस कम है, मीन्स पतली ग्लास है, और उस ग्लास की पानी को एक चौड़ी मुंह वाली कटोरी में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर बच्चे से पूछेंगे किसमें ज़्यादा पानी है, तो सिर्फ यही कहेंगे कि कटोरी में। उसकी फोकस सिर्फ बर्तन पर होगी, पानी पर नहीं। ठीक है, वो सिर्फ बच्चे ये देखेंगे कि इसका रेडियस ज़्यादा है, मतलब इस बर्तन का मुंह चौड़ा है तो इसमें पानी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पियाजे के अकॉर्डिंग कंजर्व ना कर पाने के दो कारण हैं। फर्स्ट वन है इरिवर्सेबल थिंकिंग, दूसरा है सेंट्रेशन। इरिवर्सेबल थिंकिंग मीन्स अपरिवर्तनीय सोच, inability to mentally go through a series of steps in a problem and then reverse direction returning to the starting point। मीन्स बच्चा पलट कर चीज़ों को नहीं देख पाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आटा से कुछ गोलियां बनाई, तो बच्चा पीछे जाकर इस प्रोसेस को नहीं पीछे जाकर यह नहीं सोच पाता है या देखता है कि इसी आटे से हम लोग गोलियां बनाई है और क्वांटिटी भी सेम है, यानी कि बच्चा रिवर्स नहीं सोच पाता है। एंड सेकेंड वन है सेंट्रेशन मीन्स केंद्रीकरण, फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन नेग्लेक्टिंग अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स। मीन्स बच्चे का ध्यान एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। जैसे ग्लास वाली एग्जाम्पल में बच्चा सिर्फ ग्लास के हाइट को देखा, कटोरे के चौड़ाई को नहीं देखा, उसे लगा कि कटोरे में पानी ज़्यादा है, वह ग्लास पर ही सिर्फ फोकस किया। बच्चा सिर्फ एक ही फीचर्स को देखता है, पूरे फीचर्स को नेग्लेक्ट करता है। वो यहाँ पे बस यही देखा कि ये ग्लास पतला है तो यानी इसमें पानी कम है, कि कटोरे का मुंह ज़्यादा है तो इसमें पानी ज़्यादा है। ठीक है, अब है फोर्थ फीचर्स ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। मीन्स बच्चा कारण और प्रभाव के बीच का सच्चा संबंध को समझने में विफल रहता है। फेल्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मान लो कि किसी घर में एक कुत्ता है, जब भी कुत्ता भौंकता है तो बस गुजरती है उसके घर के बगल से, तो ये सब एक कोइंसिडेंस है, लेकिन बच्चा को लगता है कि कुत्ते के भौंकने से ही बस आती है। यहाँ पर बच्चा इलॉजिकल रिलेशन बनाने लगता है, वह कॉज एंड इफेक्ट को सही से समझ नहीं पाता है। ईगोसेंट्रिज्म, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड बहुत ईगोसेंट्रिक होता है, वह अपने ही पहलुओं से पूरी दुनिया को देखता है, दूसरों के पहलू से दुनिया को नहीं देखता है। बच्चा यह समझता है कि मैं जो देखता हूँ सोचता हूँ वही ठीक है, बाकी सबकी बातें उसे समझ में नहीं आती, क्योंकि इस एज में बच्चा इमेच्योर होता है, उसे सिर्फ अपनी ही बातें समझ में आती है। जैसे वह सिर्फ यह सोचेंगे कि यह सिर्फ मेरी मम्मी है तो सिर्फ मेरी ही मम्मी है, यह मेरी टॉय है तो सिर्फ मेरी है, वह शेयर करना नहीं चाहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ईगोसेंट्रिज्म गायब होने लगता है, लेकिन इस एज में बहुत ज़्यादा होता है। चिल्ड्रन सी द वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। वही है कि बच्चा सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझता है।
अब नेक्स्ट फीचर्स है एनिमिस्टिक थिंकिंग। बिलीव दैट इन inanimate objects have life like qualities such as thoughts feeling। inanimate objects मीन्स कि जो निर्जीव वस्तु होती है उसे कहते हैं। बच्चों को लगता है कि जो भी निर्जीव चीज होती है उसमें भी फीलिंग होती है, जैसे डॉल है कोई, तो बच्चों को लगता है कि इसको भी चोट लगेगी, इसको भी भूख लगती है, और डॉल से बातें भी करते हैं बच्चे। तो आप देखते हो कि बच्चा डॉल को भी खाना खिलाता है, उनको लगता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये भी है। अब नेक्स्ट फीचर है लैक ऑफ ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। मीन्स की कैन नॉट यूज प्रीवियस नॉलेज टू डिटरमाइन द मिसिंग प्लेस यूजिंग बेसिक नॉलेज। वो अपने बेसिक नॉलेज को यूज नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। हम लोगों ने तो यह फाइंड कर लिया कि यहाँ पे ए जो है सबसे बड़ा है, लेकिन इस एज का बच्चा रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। वो सिर्फ ए को बी से रिलेट करेंगे और सी के साथ रिलेशन को नहीं समझ पाएंगे। इस एज का बच्चा कॉग्निटिवली मैच्योर नहीं होता है। जब मैच्योर होता है तो वो चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगेंगे। वो सिर्फ यहाँ पे ये देखेंगे कि ए जो है सी से बड़ा है, तो यहाँ पे ए और सी को नहीं कर पाएंगे, सी को साइड ही कर देंगे, तो सिर्फ ए और बी को ही रिलेट करेंगे। अब नेक्स्ट फीचर है कांट क्लासीफाई। ठीक है, सेंसरी मोटर में बच्चा हल्का फुल्का चीज़ों को क्लासीफाई कर लेता है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। एक तो कांट ग्रुप द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक। सपोज अगर बच्चों के सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख देते हैं और उसको उस ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर क्लासीफाई करने के लिए कहेंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर बच्चों के सामने ढेर सारी बॉल्स रख देते हैं और बच्चों को सिर्फ बॉल्स के कलर के लिए मीन्स की कलर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करने बोलेंगे तो वो ईजिली कर देगा। यदि अगर बच्चों को कलर्स का नॉलेज है तो, लेकिन बॉल्स के कलर के साथ साथ डिजाइन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करने बोलेंगे तो शायद क्लासीफाई नहीं कर पाएगा। बॉल्स की डिजाइन मीन्स आप लोग देखते होंगे कुछ बॉल्स होती हैं जो एकदम से प्लेन होती है, बस कलर अलग होती है। कुछ बॉल्स होती हैं उसके बीच में डिजाइन्स बनी होती है, जैसे कि जो क्रिकेट वाली बॉल होती है उसके कुछ अलग डिजाइन होते हैं। तो आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ बोलेंगे ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने, क्लासीफाई करने, तो बच्चा नहीं कर पाएगा इस एज में। क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू रिवर्सिबिलिटी एंड एट दिस स्टेज चिल्ड्रन हैव इरिवर्सिबल थिंकिंग। बच्चा वापस से नहीं सोच पाता है, एक को याद रखेगा तो दूसरी को भूल जाएगा। अगर उसको एक बॉल निकालने बोलेंगे जो रेड कलर का है वो निकाल देगा, लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे तो बच्चा बॉल्स की क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो ये रही कुछ फीचर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज की। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज के। फर्स्ट वन है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल सिस्टम लैंग्वेज। इमरजेंसी ऑफ लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेजर हॉलमार्क ऑफ द प्री ऑपरेशनल चाइल्ड। मीन्स की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है इस स्टेज में। इस स्टेज में भाषा का विकास अच्छे से होता है, इसी के आधार पर बच्चा बाकी चीज़ें अच्छे से करने लग जाता है। सेकेंड वन है सोशियो ड्रामेटिक प्ले। मीन्स कि सामाजिक नाटकीय नाटक। बच्चे को इस एज में क्लियर पता होता है कि फैमिली में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है। उसे पता होता है कि पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, तो बच्चा जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ घर घर वाला खेलता है तो यह सब चीज़ें अपने गेम में भी एग्जीक्यूट करता है। नॉर्मली जो लड़के होंगे वो हस्बैंड का रोल प्ले करेंगे या भाई का रोल प्ले करेंगे। उसे पता होता है कि हमारा क्या रोल होना चाहिए होता है। तो जो लड़कियां होती है वो बहन का रोल प्ले करेगी, वाइफ का रोल प्ले करेगी अगर वो घर घर वाला खेल खेलते हैं तो यही है सोशियो ड्रामेटिक प्ले। अब थर्ड वन है प्ले बिकम्स लेस सेल्फ सेंटर्ड। बच्चा यहाँ पर अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखता है। वो अपने खिलौने अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं और फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करते हैं।
बच्चे ईगो सेंट्रिक तो होते ही है, लेकिन खेल खेलने में साथ खेलना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही पियाजे के थ्योरी की सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग 2 स्टेज किए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जो 2 स्टेज हैं उसको हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।